अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आज के डेली पॉलिटिकल व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की 26वीं आईनी तरमीम के बारे में। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम को नाफिजुल अमल कर दिया गया है और इसके साथ साथ इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2024 बना दिया गया है। अब 26वीं आईनी तरमीम के बारे में तो एक ऐसा लगता है जैसे मुहम्मा सा बना हुआ था। पीटीआई की जितने सपोर्टर्स हैं और ज़्यादातर अक्सरियत पाकिस्तान में चूंकि पीटीआई के सपोर्टर्स की है, उनका कहना है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ये एक गैर आईनी तरमीम है जिसका मकसद काजी फाइज ईसा को रिटायरमेंट से बचाना और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल में दे देना और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जुडिशरी को इस्टेब्लिशमेंट की सी टीम बनाना है। ये बात तब ज़्यादा मशकूक हुई जब पिछले तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर ये बात सामने आई कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर शिकों के बारे में और एक्चुअल ड्राफ्ट के बारे में किसी सियासी जमात को मालूम नहीं है। एक ताज्जुब की बात यह थी कि वज़ीर कानून जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का बिल पास करना था उन्होंने बताया कि मेरे पास भी ड्राफ्ट आज ही आया है और ये उस दिन की बात थी जब आईनी तरमीम पास होने जा रही थी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस आईनी तरमीम के बारे में। 22 शिकों के साथ 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है। इसमें मेजर चेंजिंग्स क्या हैं आइन के अंदर, और फिर हम बात करेंगे कि इस आईनी तरमीम का पाकिस्तान की आने वाली सियासत पर क्या असर पड़ेगा और इस आईनी तरमीम के पास होने के बाद हम ये फैसला कर सकें कि कौन सी सियासी जमात ने किस कदर बेहतर सियासत की। और इस आईनी तरमीम से ज़ाहिरी बात है किसी न किसी सियासी जमात या इदारों को फ़ायदा हासिल हो ना हो, पाकिस्तान को क्या हासिल होगा और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान ने क्या गेन किया इस आईनी तरमीम के बाद। अब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आर्टिकल 175 की ज़ीली शिक 3 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्री के तरीक़ेकार के अंदर तब्दीली आई। पहले ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से जो जजेस सीनियरिटी के ऊपर होते थे यानी सीनियरिटी की बेस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तैनात किया जाता था या उन्हें ओहदा दिया जाता था और इसमें एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं होता था। और यही हमें पाकिस्तान का आइन भी बताता है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, यानी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसका कोई भी फैसला मशकूक ना हो, प्रेशराइज ना हो और हुकूमत का बेंच बनाने या चीफ जस्टिस से फैसला करवाने ज़्यादा इन्फ्लुएंस मौजूद ना हो। और ये पाकिस्तान का आइन भी कहता है। आर्टिकल 175 की सेक्शन 3 को तब्दील कर दिया गया है जिससे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बनाने का तरीका ये होगा कि एक 12 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। उस 12 रुकनी कमेटी के अंदर 8 MNAs जबकि 4 सेनेटर्स होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 सीनियर मोस्ट जजेस की समरी को पेश करेंगे कि ये 3 उम्मीदवार हैं जिनको आइंदा आने वाला चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये बात। और उसके बाद जो मेजर तब्दीली है आइन का आर्टिकल 184 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास सो मोटो एक्शन का इख्तियार होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर समझता है कि कोई भी काम गैर आइनी हो रहा है तो उसमें वो सो मोटो एक्शन लेता था। आपने एक अजीब सा वाक़या देखा होगा पाकिस्तान की रिसेंट तारीख के अंदर जिसमें साकिब निसार साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने डैम फंड और अजीबोगरीब किस्म के सो मोटो एक्शंस लिए। खैर ये तो मेजर चेंजिंग थी। इसके अलावा भी आइन के बहुत से आर्टिकल में तब्दीलियां की गई हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी तब्दीलियां की गई, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम इस तरमीम के ड्राफ्ट को देखें तो इसमें आइन के आर्टिकल 185, आइन के आर्टिकल 186, आर्टिकल 191, 193, 199 जबकि आर्टिकल 202, 208, 215, 255 और आर्टिकल नंबर 259 के अंदर तब्दीलियां की गई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया तरमीम के आने के बाद क्या होगा। इस तरमीम के आने के बाद जो मेजर आर्टिकल में तब्दीली आई है जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का फोकस था और जो 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझी जाती थी यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी का इख्तियार और इसका तरीक़ाकार,
जिसके अंदर अब एक जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी जिसके अंदर हमारे पास बहुत से अरकान होंगे, जिसमें हमारे पास 8 MNAs होंगे, 4 सेनेटर्स होंगे और उसके बाद एक मज़ीद एक जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी। जुडिशल कमेटी फैसला करेगी कि हाई कोर्ट के अंदर कौन सा बेंच बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनवाएगी, अपनी मर्जी से फैसले करवाएगी। पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझती है कि 8 फरवरी के दिन इस कौम का मैंडेट चोरी हुआ। पाकिस्तान के इदारों को सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर कोई ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाता है जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हसूल के लिए काम करता है, या वो 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट करना स्टार्ट कर देता है, तो हुकूमत ना सिर्फ डिस्टेबलाइज हो जाएगी बल्कि चीज़ें दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी, जो पाकिस्तान के इस वक्त की हुकूमत और पाकिस्तान के अस्करी इदारे यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। सादा अल्फाज में अगर मैं आप तमाम लोगों को बता सकूं तो वो ये कि जिस तरह 1970s के अंदर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को एग्जेक्टिव के अंदर किया गया था, इख्तियारात लेकर उसका डंग मार दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह ही ये कोशिश की गई है पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ। वो किस तरह कि एक जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का ACR रिपोर्ट्स बनती हैं। ACR रिपोर्ट से मुराद एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, जिसके बारे में सियासतदान तय करते हैं किसी AC या DC के बारे में कि किसका तबादला कहाँ होगा, किसकी तंजली होगी, किसकी तरक्की होगी, और इस तरह तमाम ब्यूरोक्रेट सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल होते हैं, जबकि सियासतदानों की अपनी डोरियां पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती है। तो ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कठपुतली की तरह सियासतदानों के ईमा के ऊपर फैसले करते और उन पे अमल दरामद करते नजर आती है। बिल्कुल यही कुछ एक करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ, जिसमें हाई कोर्ट्स के जजेस की भी ACR लिखी जाएगी, यानी उनकी तरक्की, उनका तबादला, कौन से बेंच बनेगा, इन तमाम बातों के अंदर हुकूमत इन्फ्लुएंस कर सकेगी। अब सवाल पैदा होता है कि इतने अरसे से जो हम देख रहे हैं कि PTI के तमाम ओहदेदारान हैं वो मौलाना साहब के पास जाते हैं, तो कौन सी सियासी जमात ने क्या हासिल किया। तो अगर आप देखें कि एक अच्छा सियासतदान मौके पर किसी भी हालात वाक़यात से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान इस 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कुछ खास हासिल ना कर सके और इसका रास्ता रोकने के बावजूद में कामयाब ना हो सके। लेकिन खैर अभी भी एक बात जो काबिल गौर है वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लगाने के लिए 12 रुकनी कमेटी बनेगी और इस जुडिशल कमेटी के अंदर 8 MNAs और 4 सेनेटर्स भी होंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी का फैसला 2/3 अक्सरियत से किया जाएगा, यानी मौलाना फजलुर रहमान का अब का रोल भी बहुत क्रूशियल है। आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में, उसके इख्तियारात, चीफ जस्टिस कौन होगा, इसमें भी तमाम सियासी जमातों का रोल क्रूशियल रहेगा। ये तो हमने बात कर ली कि इन तमाम सियासी जमातों ने क्या हासिल किया 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन मसला यही है कि कल ये बिल कैसे पास हुआ। सेनेट के अंदर जब इलेक्शन हुए तो 64 वोट्स चाहिए थे, कल हुकूमत ने 64 वोट्स गिनवा दिए, जबकि एक वोट कैंसिल हुआ जो कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का वोट था। उसके बावजूद 64 वोट्स कंप्लीट हो गए और इसी तरह ही 2/3 अक्सरियत से अरकान कौमी असम्बली ने भी पास करवाया गया उनसे ये बिल। और बहुत से लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट हासिल किया था, जो अख्तर मेंगल के नाम के ऊपर सेनेटर थे, उन्होंने किसी और दूसरी सियासी जमात को वोट कास्ट किया और इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बनकर, चाहे वो प्रेशर के जरिए लाए गए, चाहे किसी को उठाया गया, चाहे किसी को अगवा किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये इसी तरह का मामला होते हुए ये पाकिस्तान की जो इदारे हैं उन्होंने ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करवा लिया। अब मसला ये है कि जब हम PTI के वोटर्स को, PTI के सपोर्टर्स, PTI के यूट्यूबर्स को देखें तो वो कहेंगे कि इन लोगों ने ज़मीर बेच दिया और इस तरह की पोस्ट शेयर करेंगे। और जब नून लीग से बात करो तो वो कहते हैं कि सियासत में ऐसा चलता है। नून लीग वाले ये दलील देंगे कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था सादिक संजरानी का, तो वहाँ पर 14 अरकान ने दूसरी जमात को फ्लोर क्रॉस कर वोट दिया था, जिसे जनरल फैज मैनेज कर रहे थे, और तब नून लीग वाले एतराज़ कर रहे थे क्योंकि वो दूसरी साइड पे खड़े थे। और अब यही एतराज़ PTI की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन प्रिंसिपल स्टांस ये है, अगर मैं ये कहूँ कि कल ये आईनी तरमीम को गलत तरीके से पास करवाया गया है तो हमें मानना पड़ेगा यही काम सेनेट में पहले जनरल फैज करते रहे हैं।
अगर मैं कहूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन में मैंडेट चोरी किया गया था तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि 2018 के अंदर भी जो आरटीएस बिठाया गया था और जिस तरह से नताइज को तब्दील किया गया था वो भी गलत था। खैर, इस तमाम बातों में अगर हमें देखें तो उसका यही नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है उसमें इस आईनी तरमीम के बाद मज़ीद इजाफा होगा और मज़ीद टेंशन्स बढ़ेंगी। अब एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक अमरीकी बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, मेरा ख्याल है राइन उनका नाम है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाना, क्योंकि वो अनडिक्लेयर मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने इस तरह कहा कि पाकिस्तान के अंदर वो मार्शल लॉ लगा नहीं सकते कि उन्होंने IMF से पैसे लेने हैं, उन्होंने डिप्लोमेसी करनी है, नाम नहाद जमहूरियत को बेचना है, तो लिहाजा इस अमेंडमेंट को पास करके एक अनडिक्लेयर मार्शल लॉ कन्फर्म कर दिया गया है। खैर, अब मज़ीद क्या होगा वो उसके बारे में हम अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।